सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो लास्ट एक वीक हमारे मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा बिकॉज हमारे मार्केट्स जो कि 26,200 के लेवल के अबव ट्रेड कर रहे थे वो विद इन 5 वर्किंग डेज 25,000 के मार्क के भी नीचे आ जाते हैं। और एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आज के दिन 8 अक्टूबर को हमारे मार्केट्स 25,000 पे एक सपोर्ट ले चुके हैं। अब डजंट मैटर आप ये वीडियो कब देख रहे हो और उस बीच हमारे मार्केट्स यहाँ से और फर्दर फॉल होते हैं या रिकवर करते हैं, ये वीडियो आपके लिए फिर भी रेलेवेंट रहेगा। बिकॉज एक क्वेश्चन जो आप में से ज़्यादा लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मार्केट में ये जो हमें डिप देखने को मिल रही है, क्या इस डिप में हमें बाइंग करनी चाहिए या फर्दर और करेक्शन का वेट करना चाहिए। और हम ये भी समझेंगे कि अगले 2 से 3 महीनों में भी हमारे मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां पर सबसे पहले हम मार्केट में जो हमें करंट फॉल देखने को मिल रहा है इसके पीछे का एक्चुअल फंडामेंटल रीजन समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली हम ये समझेंगे कि करंट में जो हमें डिप मार्केट में देखने को मिल रही है इसमें हमें बाय करना चाहिए या फर्दर और ज्यादा डिप का वेट करना चाहिए। और थर्डली मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिनको कि मैं इस डिप में फर्दर और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूं। नाउ विद दिस हम आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे, जहां पर हम मार्केट के इस फॉल से रिलेटेड एक्चुअल फंडामेंटल रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक्चुअल फंडामेंटल रीजन वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज पास्ट 2 से 3 दिनों में आप लोगों ने डिफरेंट रीजन सुन लिए होंगे मार्केट के फॉल से रिलेटेड, लाइक ईरान इसराइल वॉर हो गया या चाइना वाला सिचुएशन हो गया। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो इस पूरे फॉल के पीछे का ये जो केवल शॉर्ट टर्म रीजन है, और अगर आप एक्चुअल फंडामेंटल रीजन देखोगे तो वो कुछ और ही है। और इसके लिए अगर मैं आपको निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पैटर्न पे लेके चलूँ तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि ऑन सितंबर 27 जो हमारी निफ्टी ने 26,200 का मार्क टच किया था, उसी दिन अगर आप आरएसआई का मार्क देखोगे तो निफ्टी में आरएसआई में आपको 78 का लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि एक हाईली ओवरबॉट रीजन चला गया था। और इतना हाईली ओवरबॉट होने के बाद टेक्निकली भी ये सेंस बना रहा था कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट होगा। बट यहाँ पर करेक्शन के लिए निफ्टी को रीजन चाहिए ही था, और निफ्टी को यहाँ पर 3 से 4 रीजन मिल गए जिस वजह से हमें इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला। जिसमें से पहले 2 रीजन तो अभी हमने डिस्कस करी, जिसमें सबसे पहला आ जाता है ईरान और इसराइल वॉर, और सेकंड आ जाता है चाइना वाला रीजन। अब इन दोनों रीजन को अगर आप शॉर्ट में भी देखो तो आपको इनमें कुछ खास नजर नहीं आएगा। बिकॉज सबसे पहले अगर आप ईरान के जो वॉर है उसका सिचुएशन देखोगे तो उसका इंपैक्ट पड़ना था क्रूड ऑयल के प्राइस पे। अब यहाँ पर हमने देखा कि क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो इस वॉर की न्यूज़ के बाद से $68 से बढ़ के $77 तक गए, पर फिर वहाँ से आज के टाइम फिर फॉल होकर $75 आ गए। अब ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस था इतने बड़े लेवल पर फ्लक्चुएट इसीलिए नहीं किया बिकॉज अनलाइक रशिया जैसी दूसरी कंट्रीज, ईरान के केस में ईरान केवल वर्ल्ड का 4% ऑयल सप्लाई करता है, इसीलिए इसमें जो इम्पैक्ट था वो इतना बड़ा नहीं था। और इससे पहले इससे बड़े बड़े फ्लक्चुएशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंडली बात करें चाइना की, तो यस चाइना के केस में जो चाइना का मार्केट था वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि एफ के केस में उन्होंने केवल अक्टूबर के 5 ट्रेडिंग डेज में 44,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग कर दी है। पर इसके अगेंस्ट भी अगर आप देखोगे तो डीआईज ने ऑलरेडी 46,000 करोड़ की बाइंग की है, जो कि सेलिंग से ज़्यादा ही है। तो फिर ऐसे में इतना बड़ा करेक्शन तो नहीं आना चाहिए था। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि इस पूरे करेक्शन के पीछे के 2 और मेन रीजन है, जिसमें सबसे पहला हमारा रीजन आता है हमारे इलेक्शंस। जहां पर वी ऑल नो कि जून के केस में जब हमारे ऑलरेडी इलेक्शंस हो रहे थे उस टाइम भी हमने देखा था कि जब इलेक्शन के एक दिन पहले तक एग्जिट पोल्स ने यह बताया था कि बीजेपी एक बहुत बड़ी विक्ट्री लेके आएगी, तो उस दिन मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से रैली किए थे। पर जब इलेक्शन के डे उतनी बड़ा हमें सही सेम सिनेरियो देखने को नहीं मिला, और जो विक्ट्री थी वो काफ़ी अलग तरीके से हमें देखने को मिली, तो उस वजह से हमारे मार्केट्स को एक बड़ा झटका लगा और जिधर हमने सिंगल डे में काफ़ी बड़ा करेक्शन देखा था। और ऐसा ही कुछ हमें हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में देखने को मिला, जहां पर मेनली अगर आप हरियाणा के इलेक्शन की बात करो जो कि मेन इंपैक्ट डालना था, उसके केस में 7 अक्टूबर तक जो एग्जिट पोल्स थे वो ये बता रहे थे कि जो कांग्रेस है वो इलेक्शन जीतने वाली है, वो भी बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है उन्हें। और ये चीज़ क्योंकि गवर्नमेंट जो करंट है उसके फेवर में नहीं थी, तो मार्केट को ये पसंद नहीं आया। पर आज 8 अक्टूबर को जब एक्चुअल में रिजल्ट आए इलेक्शन के, तो अगर आप इलेक्शन कमीशन को देखोगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पर हरियाणा के केस में बीजेपी को 48 सीट मिली है, जो कि इलेक्शन पोल्स के बिल्कुल अपोजिट है, और उनको इस तरह अच्छी खासी विक्ट्री देखने को मिली है। ये एक रीजन था कि 8 अक्टूबर को ही हमें वापस से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप अगले रीजन की बात करोगे तो वो अगेन यूएस आ जाता है, जहाँ पर यूएस के केस में वी ऑल नो कि यूएस में भी इंटरेस्ट रेट रिसेंटली कट हुए थे 0.5 बेसिस पॉइंट पे। पर रिसेंटली यूएस का एक डेटा आया जहां पर उधर अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा में ये देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे पहले वाले क्वार्टर में 4.3% के राउंड था, वो इस क्वार्टर में गिर के 4.1% आ गया है। अब ये चीज़ क्या शो करती है कि यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो इतनी भी ज़्यादा खराब नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रही है। अब ये चीज़ ये सिग्निफाई करती है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहे थे उनको इतना फास्ट रेट कट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है। अब ये जो डेटा है ये मार्केट को ये सिग्नल दिया कि यूएस में हो सकता है कि आने वाले जो रेट कट्स हैं वो हमें इतने फास्ट देखने को ना मिले, और हो सकता है कि और डिले देखने को मिले रेट कट्स में, इसीलिए मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया। और ये चीज़ अगर आप यूएस के 10 ईयर्स के बॉन्ड यील्ड के डेटा में भी देखोगे
तो आपको दिखेगा कि पहले जहाँ पर ये बॉन्ड्स के रेट थे तेजी से कम हो रहे थे और जो पैसा इधर से निकल के मार्केट में लग रहा था वही बॉन्ड्स की यील्ड में हमें तुरंत यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यानी काफी ज्यादा लोगों ने जो अपना पैसा है वो वापस से मार्केट से निकाल के इन बॉन्ड में री इन्वेस्ट किया है। And इसीलिए हमारे मार्केट्स में भी हमें उसका प्रेशर देखने को मिला, जहां पर स्पेसिफिकली अगर आप बैंकिंग इंडेक्स को देखोगे जिससे रेट कट्स का सबसे ज्यादा इंतजार था, वहां पर हमें सबसे बड़ा करेक्शन देखने को मिला। जहां पर निफ्टी बैंक के केस में अगर आप देखो तो हमें 6% से भी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। अब ये तो हो गई मार्केट्स के अभी तक के फॉल की बात, पर अब सवाल आता है कि आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रख के अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट मार्केट में करनी है। तो इसमें 3 फैक्टर्स निकल के आते हैं। तो इसमें सबसे पहला इम्पैक्ट डालेगा यूएस का इन्फ्लेशन रेट, जहां पर 10 अक्टूबर को जो यूएस का रीसेंट इन्फ्लेशन डेटा आया ऑफ सितंबर मंथ, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन यूएस में अभी 2.4% के राउंड है, जो कि अगस्त मंथ से भी कम है। अब ये चीज ये सिग्निफाई करती है कि इवन जब फेड ने पिछले मंथ अपने इंटरेस्ट रेट्स कम किए थे, फिर भी यूएस में अभी जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है। और ये एक पॉजिटिव सिग्नल देता है फ्यूचर के लिए कि आगे आने वाले टाइम में भी हमें इंटरेस्ट रेट्स कट और होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग डे पे निफ्टी ने यहाँ पर 25,000 के अराउंड एक सपोर्ट लिया, बिकॉज यूएस में जब ये इन्फ्लेशन डेटा आया तो ओवरऑल मार्केट में भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिली। सेकंड जो हमारा इंपैक्ट डालेगा वो आएगा महाराष्ट्र के इलेक्शन। अब देखिए करंट विक्ट्री के बाद हरियाणा में मार्केट एंटिसिपेट करेगा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी ही जीतेगी, और अगर यही चीज हुई तो मार्केट इसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें मार्केट में फर्दर 2 से 3% का एक करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसको कि आप एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हो। फर्दर जो हमारा थर्ड चीज इंपैक्ट डालेगी वो डालेगी हमारे क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स, जहां पर कंपनी ने ऑलरेडी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अपने पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं। और टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनीज ने 25 to 35% की ग्रोथ दिखाई है रिस्पेक्टिवली, जिसने कंज्यूमर सेक्टर की कंपनीज को लिए एक काफी ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है। पर अगर ऐसी ही ग्रोथ हमें बाकी कंपनीज में देखने को नहीं मिली जो आपके पोर्टफोलियोज में है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स लेवल पे आपको एक डिप देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर आप टेक्निकली भी इस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि मान लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं जाती और निफ्टी फॉल भी होता है, तो कितना फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिबोनाची का चार्ट लगाओगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है आफ्टर 25,000 वो है 24,671 का। और इसके बाद जो 24,000 का मार्क है वो सबसे मेजर सपोर्ट है, और इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि निफ्टी 24,000 के मार्क को नीचे गिरे अनटिल अनलेस हमें रिसेशन जैसी कोई बड़ी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिले। अब ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब आता है सेकंड मेन पॉइंट कि क्या इस डिप पे आपको बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फर्दर और वेट करना चाहिए डिप का। तो इसके लिए मैं आपको एक रिसेंट की एक न्यूज़ पे लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं जो कि अराउंड 17 सितंबर को आई थी, जहां पर बोला गया था कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने हाईएस्ट एवर कैश पे बैठे हुए हैं, जिसकी वर्थ है 1.86 लाख करोड़ रुपीस। और इस पाइल ऑफ कैश पे वो इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड्स को राइट नाउ जब मार्केट्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यू चल रहे थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में ऐसी कौन सी जगह है वहां पर वो इन्वेस्ट कर पाए, बिकॉज हायर वैल्यूशन के चलते हर जगह उन्हें फॉल का एक रिस्क सता आ रहा था। और इसी कैश को उन्होंने पिछले 5 दिनों में मार्केट में डिप्लॉय किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि भले ही एफ की सेलिंग 44,000 करोड़ की रही है, पर इससे ज्यादा ही डीआईज ने इंडियन मार्केट में बाइंग की है, जिसकी वैल्यू 46,600 करोड़ की रही है। यानी इस पूरी डिप का जो डीआईज है उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया फायदा उठाना। और भले ही आप डिप के लिए फर्दर बैठे रहो, पर जो म्यूचुअल फंड्स है वो तो इस डिप में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको इस तरह की इन डेप्थ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पसंद आती है तो डू कंसीडर चेकिंग आउट आवर मेंबरशिप कम्युनिटी, जहां पर मैं आपको टाइमली बेसिस पे इस तरह की मैक्रो एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूं और डिफरेंट अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में भी हम डिस्कशन करते रहते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें आप तक वीडियो के फॉर्म में समझाने में मुझे कई बार काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और विद दिस हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में जहां पर मुझे इस डिप में काफी अच्छी वैल्यू इमर्ज होती हुई देखने को मिल रही है और जहां पर मैंने फर्दर अपनी एवरेजिंग की है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग डिसीजन की तरह कंसीडर मत करिएगा। कोई बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर डिस्कस करिए। सो विद दिस हम आते हैं अपने पहले स्टॉक पे, जिसका नाम है टाटा पावर। अब टाटा पावर का अगर आप देखोगे सबसे पहले टेक्निकल चार्ट्स, तो टेक्निकल चार्ट्स अगर आप टाटा पावर के राइट नाउ ओपन करो तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म में टाटा पावर जैसे स्टॉक्स हैं उनमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। और वो पैटर्न सिंपल सा ये है कि टाटा पावर का स्टॉक कभी भी एक जो लाइन है उसमें मूवमेंट नहीं देता। जहां पर आप इसका एग्जांपल अगर पास्ट केस के ट्रेंड से देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2020 के बाद से अभी तक टाटा पावर में यहां तक 20 फरवरी 2022 तक जो भी रिटर्न्स दिए उस पूरे ही रिटर्न्स की कैलकुलेशन थी 314% के वो ओवरऑल रिटर्न्स थे। अब बिकॉज ये 300% के रिटर्न्स थे तो यहां पर हमें फिर से टाटा पावर एक कंसोलिडेशन वाले फेज में जाते हुए देखने को मिलता है, जहां पर लगभग 1.5 साल यानी 524 डेज टाटा पावर का स्टॉक कोई भी रिटर्न्स नहीं देता। फिर आप यहां पर फर्दर जूम इन करोगे तो आपको दिखेगा कि इस कंसोलिडेशन के बाद फिर से टाटा पावर ने 31% का एक रनअप दिया। अब क्योंकि जो रनअप था वो पहले कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटा था, तो इसीलिए यहाँ पर जो कंसोलिडेशन का फेज भी था अगला वो भी हमारा काफी छोटा रहा,
जो कि अराउंड हमारा केवल 65 डेज का हमें देखने को मिला। वहीं पर अगर आप अगला रन अप देखोगे जो कि 88% का था, उसके बीच में अगर आप कंसोलिडेशन फेज देखोगे तो इस 88% के रनअप के बाद, क्योंकि 30% से ज़्यादा का रनअप था, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि 161 डेज का था। तो अब यहाँ से वही एक पूरा ही ट्रेंड अगर हम मान के चले कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ से फर्दर हमें 30 to 40% की रैली देखने को मिल सकती है बिफोर फर्दर हमें स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिले। और ये मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सबसे पहले टाटा पावर के केस में स्क्रीनर पर जाके इसके फंडामेंटल्स को चेक करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप पी रेशियो वाइज देखोगे तो टाटा पावर के केस में 39 का पी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्री पी में 34 का देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पी जी रेशियो, जो कि ये बताता है कि कंपनी के अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ ग्रोथ कंपनी में है या नहीं। तो ये जो 1 से नीचे का पी जी रेशियो है, ये हमें दिखाता है कि टाटा पावर में आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ भी है और वैल्यूशन वाइज भी हमें काफ़ी अच्छा स्टॉक मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक को क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। और यहीं पर अगर आप इसको ईयर ईयर भी देखो तो ईयर ईयर भी कंपनी केस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है, जहाँ पर नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपका ध्यान मैं खींचना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को देखो तो आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने बैलेंस शीट में अपने फिक्स एसेट काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए हैं। और जो हमारा मार्च 2024 वाला ईयर था, उसमें कंपनी ने अभी तक का हाईएस्ट एवर CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किया है, जहाँ पर कंपनी काफ़ी सारे न्यू एक्सपेंशन कर रही है। और ये जो नंबर है ये पिछले साल के कंपैरिजन में यानी मार्च 2023 कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा है, और ये काफ़ी एक बड़ा नंबर है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में DIs की भी जो होल्डिंग है वो अच्छी खासी रही है, और सारी जो प्रोमोटर्स FIs वगैरह हैं उन्होंने जो अपनी होल्डिंग है वो स्टॉक में कांस्टेंट रखी है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको रिसेंट में कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए थे उसमें नजर आएगा। वो ये है कि कंपनी ने जितना भी रिसेंट में कैपेसिटी एक्सपेंशन अपना किया था पावर जनरेशन से रिलेटेड, उसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन कंपनी ने क्लीन और ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में किया था, जो कि 11.4 गीगावाट से भी ज़्यादा का था। और इसके अलावा जो 5.3 गीगावाट जो इंक्लूजन है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। और जो थर्मल एनर्जी का एडिशन किया था वो केवल 8.8 गीगावाट था। यानी कंपनी मोर फोकस कर रही है अपनी क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेके, बिकॉज कंपनी को पता है कि उसका पूरा ही एम है कि आने वाले टाइम में वो पूरा ही जो नेट एनर्जी है उसको क्लीन एनर्जी सोर्सेज एमिट करना चाहती है। इसके अलावा जो रिसेंट में अगर आप कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ऑलरेडी कंपनी के केस में इनका जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी से पूरा ही आता है पावर, वो 41% कंपनी के टोटल पावर जनरेशन का है और थर्मल से 59% है। और कंपनी का एक कहना ये है कि अगर आप इनके फर्दर नंबर्स पे जाओ तो कंपनी के जितने भी अभी करंट में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि अगले 1 से 1.5 सालों में पूरे होने वाले हैं, उनके पूरा होने के बाद कंपनी का जो पूरा ही एनर्जी मिक्स होगा उसमें कंपनी का 56% जो एनर्जी है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी सेगमेंट से आएगा, और जो थर्मल से एनर्जी है उसका जो इंक्लूजन है वो केवल 44% का बचेगा। यानी कंपनी अपना जो गोल है नेट कार्बन एमिशन को जीरो करने का, उस पर काफ़ी तेजी से काम कर रही है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टॉक आता है और स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। अब एवेन्यू सुपरमार्ट को अगर आप स्टॉक प्राइस के चार्ट को देखोगे तो सबसे पहले आपका रिएक्शन यही होगा कि यार इस कंपनी ने अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं, और लास्ट कुछ टाइम में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो सितंबर 30 के बाद काफ़ी बड़ा एक 18% का करेक्शन भी शो करता है। और इवन अगर आप ऊपर से कंपनी के वैल्यूशंस को भी देखोगे तो कंपनी का जो करंट पी रेशियो है 110 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो फिर सवाल आता है कि इस डिप में फर्दर मैंने इसी कंपनी में इतनी हायर वैल्यूशन बाइंग क्यों करी और इसका क्या सेंस बनाता है। अब यहाँ पर अगर आप कंपनी के वैल्यूशंस को देखोगे तो पी रेशियो वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूशन दिखेगी, क्योंकि इंडस्ट्री पी केवल कंज्यूमर इंडेक्स का 62% का है। पर वहीं पर अगर आप कंपनी के हिस्टोरिकल पी रेशियो के चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अक्टूबर 2021 में जब से कंपनी ने कोई भी रिटर्न्स अभी तक नहीं दिए हैं, उस ड्यूरेशन में इसी सेम प्राइस पॉइंट के अराउंड जहाँ पर कंपनी का पी रेशियो 300 का मार्क टच कर लिया था, वही पी रेशियो पिछले 3 सालों में फॉल होकर आज के टाइम 111 का हो चुका है, जहाँ पर कंपनी का मीडियन पी भी 123 का है। अब इस ड्यूरेशन में अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स पिछले 2021 से लेकर अभी तक डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, यानी 100% से भी ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। और नेट प्रॉफिट में तो आपको 150% तक का जंप देखने को मिल रहा है। पर इसी ड्यूरेशन में अगर आप कंपनी के पूरे रिटर्न्स देखोगे तो रिटर्न्स के मामले में कंपनी ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए, बिकॉज इतने हायर पी रेशन पर जब कंपनी चलती है तो उसको वहाँ से 30, 40 या इवन 50% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी उस पी रेशो को सस्टेन करने के लिए, जो कि वीक कंज्यूमर इन्वायरमेंट के चलते कंपनी नहीं दिखा पाई। इसीलिए ये जो पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 2021 से लेकर अभी तक हमें पूरी ही ग्रोथ देखने को मिली ईपीएस में, ये सारी ही जो अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ थी, ये जो उसका पी रेशो था उसको डिक्लाइन करने में यानी पी रेशो के कंप्रेशन में निकल गई, और इसलिए स्टॉक प्राइस में हमें कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिले। इसके अलावा अगर आप बैलेंस शीट को भी देखो तो आपको साफ दिखेगा कि पिछले कुछ ईयर्स में यानी 2023 और 2024 में
हमें CWIP में कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, जहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टोर्स खोल रही है और इवन कंपनी के फिक्स एसेट्स भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमें कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही और इवन अगर आप कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, तो कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर से प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ाई थी और इसके साथ ही डीआईज की होल्डिंग पिछले एक क्वार्टर में लगभग 1% से इंक्रीज हुई है। वहीं पर पब्लिक लगातार इस स्टॉक में पिछले 5-6 क्वार्टर से अपनी जो होल्डिंग है उसको डिक्रीज कर रही है। इसके बाद जो हमारी थर्ड और फोर्थ कंपनी आती है वो हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं, जिसमें सबसे पहली जो कंपनी है वो अगेन आती है नेटको फार्मा। अब ये जो कंपनी है इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो में बात कर चुका हूँ, जहाँ पर मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल में बता चुका था। अब अगर आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो रिसेंट फॉल में कंपनी यहाँ से पहले काफ़ी टाइम तक फ्लैग एंड पोल पैटर्न को फॉलो कर रही थी, पर इस फॉल के चलते कंपनी के केस में हमें एक 11% का करेक्शन देखने को मिला। अब इस कंपनी में मैंने फर्दर एवरेजिंग इसीलिए करी क्योंकि अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखोगे तो कंपनी का करंट पी रेशियो 15 का है और इंडस्ट्री पी 37 का है। और जैसा कि मैंने अपने सेक्टर रोटेशन वाले वीडियो में आपको बताया था कि राइट ना जब मार्केट्स अपने पीक के अराउंड पहुंचने वाले हैं और काफ़ी हर जगह हमें एक फियर का सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे टाइम में सेक्टर रोटेशन के चलते जो बिग प्लेयर्स और एफआईज वगैरह और इवन डीआईएस भी हैं, वो अपना पैसा सेफ सेक्टर लाइक कंज्यूमर हो गया या हेल्थ केयर या फार्मा सेक्टर जैसी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी के चलते अगर आज आप देखोगे तो अभी भी ये एक फार्मा सेक्टर की वो कंपनी है जिसमें वैल्यूएशन वाइज जो कि कभी काफ़ी अंडर वैल्यू स्टेट पर भी ट्रेड कर रही है। और इवन अगर आप पीई रेशियो भी देखोगे स्टॉक का तो वो 1 से कम है, यानी स्टॉक अंडर वैल्यूड भी है प्लस कंपनी में ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। इसके केस में अगर आप कंपनी की फर्दर रिजल्ट देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी पहले स्ट्रगल कर रही थी, लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी में अच्छी खासी डिसेंट ग्रोथ हमें सेल्स में, नेट प्रॉफिट में और ईपीएस में देखने को मिल रही है। जहां पर लास्ट क्वार्टर में इनके जो नेट प्रॉफिट थे वो तो लगभग डबल हुए थे, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 47% से जंप करके सीधा 59% हुआ था। बात करोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। सेल्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट भी इस वक्त हाईएस्ट एवर है। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। अगर आप कंपनी को देखोगे तो 10 ईयर्स में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 30% की, वहीं इसी ड्यूरेशन में स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 18% का। बात करोगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में रिटर्न कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो वो 100% की है, वहीं रिटर्न्स केवल 67% के हैं। और अगर आप पूरी 5 ईयर और 3 ईयर्स का भी ड्यूरेशन चेक करो तो कंपनी ने प्रॉफिट के कंपैरिजन में जो स्टॉक प्राइस की ग्रोथ है वो काफ़ी कम दिखाई है, यानी विच कंप्लीटली शोज कि कंपनी केस में जो अभी काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है वो बाकी है। इसके अलावा अगर आप अदर पैरामीटर्स देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी में डीआईज ने अपने जो शेयर है उसको भले ही थोड़ा बहुत सेल किया है, बट एफआईज ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी जो होल्डिंग है वो स्टॉक में कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ाई है, वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे। अब इसके बाद जो हमारी फोर्थ कंपनी आती है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से ही बिलोंग करती है और स्टॉक का नाम है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया की प्राइवेट चेंज की हॉस्पिटल में वन ऑफ द बिगेस्ट नाम है। अब इसके केस में अगर आप कंपनी के केस में इसका सबसे पहले चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी में मैं अराउंड 700 के स्टॉक प्राइस पे अपना होल्ड किया हुआ हूँ ऑलरेडी। और इसके बारे में ऑलरेडी जब ये 700 के अराउंड था तो मैंने अपनी मेंबरशिप कम्युनिटी में डिस्कस किया था कि इस ड्यूरेशन में मुझे जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है। और वहाँ से एक साल से भी कम टाइम में जो स्टॉक है उसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी, जहाँ से हमें स्टॉक में अराउंड 50% की ग्रोथ देखने को मिली थी। पर वहाँ से स्टॉक हमें अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, जहाँ से राइट नाउ अगर आप देखोगे तो स्टॉक अपने टॉप से हमें मोर देन 15% करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके ड्यूरेशन में अगर आप कंपनी के अदर फंडामेंटल्स वगैरह देखो तो यहाँ पर पी रेशियो वाइज भले ही आपको दिखे कि यार 87 का पी है स्टॉक का और इंडस्ट्री का पी 54 का है, पर अगर आप पी जी रेशियो को देखोगे ना तो वो 0.11 का है, यानी ग्रोथ के कंपैरिजन में कंपनी अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के क्वार्टर इन क्वार्टर सेल्स को देखो तो सेल्स के कंपैरिजन में तो कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, बट द प्रॉब्लम इज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जहां पर जो कि 29% से फॉलो होकर 25% हुए हैं और कंपनी के जिस वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर भी डिग्रोथ हुए हैं। अब इसका रीजन भी कंपनी के आपको बैलेंस शीट में ही देखने को मिल जाएगा, जहां पर हम सभी को पता है कि हेल्थ केयर खासकर हॉस्पिटल्स जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और अगर आपको इसमें अपनी प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए तो आपको उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा बेड सेटअप करने पड़ेंगे और हॉस्पिटल सेटअप करने पड़ेंगे, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है। तो यहाँ पर अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपको देखिएगा कि पिछले कुछ टाइम में कंपनी की जो बोरिंग्स है वो भी इंक्रीज हुई हैं, जो कि मार्च 2024 में बढ़ के पिछले टाइम से डबल हो गई हैं। पर इसी ड्यूरेशन में अगर आप देखो तो कंपनी अपने फिक्स एसेट यानी जो हॉस्पिटल्स वगैरह की कैपेसिटी है उसको पिछले 4 सालों में कितनी तेजी से बढ़ा रही है। जहाँ पर अगर आप CWIP देखो यानी कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, जो कि हर साल कंपनी खर्च करती है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, उसको पहले उन्होंने मार्च 2022 से मार्च 2023 तक डबल किया
और फिर उसको इसी कैपेसिटी को जो पैसा जो वो खर्च कर रहे थे उसको फर्दर डबल करके 553 करोड़ कर दिया मार्च 2024 वाले ईयर में, जो कि काफ़ी बड़ा मूव दिखाता है कि मूविंग फॉरवर्ड कंपनी का तेजी से ग्रो करने का प्लान है। एंड एज वी ऑल नो कि पूरी ही जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें हमें इन्फ्लेशन रेट आज के टाइम इंडिया में 14% से देखने को मिल रहा है, यानी हेल्थ केयर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये आगे बढ़ता रहेगा, भले ही हमारी जो गवर्नमेंट है इसको लेकर चाहे जितने रूल्स लाते रहे। और इसी के चलते जो मैक्स हेल्थ केयर जैसी कंपनीज है इनमें ग्रोथ हमें देखने को मिलने ही वाली है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया था पिछले कुछ टाइम में, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था पहले की वीडियो में। और इस सारे ही होल्डिंग को आप देख रहे हो कि एफआईज ने काफ़ी बड़े लेवल पर बाइंग की थी, जो कि हमें देखने को मिल रही है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे बड़े एफआईज आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर डीआईआई पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली जो अपनी स्टॉक है उसमें अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ा रहे हैं। वहीं पर अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो दिसंबर 2021 में जो ये होल्डिंग पब्लिक की 6.897% से पहले बढ़ के 17% हुई थी, वो क्योंकि स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा था उस अकॉर्डिंग, तो आज के टाइम वही गिर के 3.91% हो गई है। और इसके बाद जो हमारा फिफ्थ और लास्ट स्टॉक आता है जिसमें मैंने फर्दर अपनी डिप को बाय किया है, वो कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है और इस कंपनी के बारे में मैंने रिसेंट में एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था और कंपनी का नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। दिस वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।